हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स विद एपी सर। जैसा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, 10 वीडियो लगभग। उसमें हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी बातें पढ़ ली और भी कुछ उसका जो एडवांस लेवल का काम होगा वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कर लेंगे। डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो जो हमारा पिछला था उसमें हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा, सबसे पहले उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करने सीख लिए थे, यानी सारणिक, उपसारणिक और सहखंड। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी थी। आई होप आप किसी भी प्रकार की डिटर्मिनेंट की, माइनर, कोफैक्टर, इनकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, आज मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर बढ़ूंगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और यहां से डेफिनेटली बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसका सीधा संबंध होता है प्रॉपर्टीज से, ठीक है। लेकिन उससे पहले, प्रॉपर्टीज से पहले जो आपने माइनर्स और कोफैक्टर पढ़े हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिखना चाहूं, जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया डेल्टा इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो 3x3 के वीडियो 3x3 के डिटर्मिनेंट को ध्यान में रख करके बात करेंगे। जो भी कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें समझने के लिए हम 3x3 का डिटर्मिनेंट ही काम में लेंगे। 1 1 2 0 1 3 4 1 1, ये एक डिटर्मिनेंट है। अब आपसे कहा जाए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप आसानी से जो भी आपको बताया, जैसे बताया गया है उसके हिसाब से मैं पहले सारूस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। देखो 1 × 1 × 1 कितना हो गया 1, ठीक है। 1 × 3 × 4 कितना हो गया 12, 1 × 3 × 4 12, 2 × 0 × 1 तो कितना हो गया अपने पास में 0, फिर माइनस 4 × 1 × 2 तो कितना हो गया 8, 1 × 3 × 1 प्लस 3, 1 × 0 × 1 प्लस 0। तो आप देखिए ये कितने हो गए 12 और 1 13 और 8 और 3 11, 13 माइनस 11 कितने आ गए 2 आ गए। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि ये जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, इन एलिमेंट्स के लिए माइनर की कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, ठीक है। माइनर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जो माइनर्स आए, जैसे ये वाला 1 है, इस 1 के लिए माइनर क्या होगा मैं फटाफट आपसे पूछूं, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते रहें। A11 इज इक्वल टू m 1 है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि M11 इज इक्वल टू क्या होगा। तो डायरेक्ट बताइए आप कि ये छोड़ दो, 1 - 3, 1 - 3 -2, A12 कितना है। अच्छा, साथ साथ ये भी लिख दो आप, C11 क्या होगा, C11 भी -2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो आपकी कौन सी है, प्लस पोजीशन है। प्लस पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम ही होते हैं। फिर यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बताइए A12 कितना है, तो A12 आपके पास में है 1, A12 कितना है 1। M12 क्या होगा, तो M12, तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ दो, फिर मल्टीप्लाई करो, 0 - 12 तो आप क्या कहोगे -12। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए, बताओ C12 कितना होगा, तो आप आसानी से कह देंगे क्या हो जाएगा प्लस का 12। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैं आपसे बात करूं, बताइए A13 कितना है, तो आप कहोगे 2। मैं आपसे कहूं कि M13 कितना है, M13, तो M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दो यहां से, तो कितना हो जाएगा 0 - 4 तो माइनस का 4, ठीक है। अब बताइए C13 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1 3, प्लस पोजीशन है ना, ये तो ये माइनस पोजीशन थी, ये प्लस पोजीशन थी,
तो प्लस पोजीशन है तो एज इट इज -4 ही आ जाएगा। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। A21 कितना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0। M21 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसको प्रकार से छोड़ देता हूं मैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 - 2, तो 1 - 2 -1 हो गया, ठीक है। और C21 सोचिए ये कौन सी पोजीशन है, प्लस पोजीशन है या माइनस पोजीशन है, ये माइनस पोजीशन है, तो माइनस पोजीशन के ऊपर इसका चेंज हो जाएगा साइन, तो +1 हो गया C21। आगे बात करते हैं, A22 क्या है, तो A22 1 है, ठीक है। M22 क्या है, तो M22 की बात करूं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 -8 1 - 8 तो -7 हो गया। अच्छा C22, तो C22 भी -7 ही हो जाएगा क्योंकि प्लस पोजीशन है और प्लस पोजीशन के ऊपर साइन चेंज नहीं होता है, ये माइनस पोजीशन आएगी। अगला A23, एक बार सभी के लिए मैं माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद में मेरा कंसेप्ट शुरू होगा। तो 23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, करो मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हैं, ये सेकंड रो छूट गई और ये थर्ड कॉलम छूट गया, तो ये छूट गए। अब बचे 1 1 4 1, तो 1 - 4 1 - 4 M23 1 - 4 -3 M2, ये क्या था प्लस का 3, ठीक है। अच्छा फिर बताइए C23 क्या हो जाएगा, तो C23 आप बेझिझक लिख देंगे कितना, प्लस का 3, क्योंकि माइनस पोजीशन पर है। फिर आगे आ जाओ, मैं बात कर रहा हूं A31 पहली बात तो कौन सी पोजीशन पर है, प्लस पोजीशन पर है, ध्यान रखना। A31 की वैल्यू है 4। M31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया मैंने, तो 3 - 2 1 हो गया, प्लस पोजीशन पर है इसलिए C31 कितना हो जाएगा, जितना माइनर आया उतना ही कोफैक्टर हो जाएगा। अच्छा जी, A32 इज इक्वल टू ध्यान देना, A32 ये वाला पोजीशन कौन सी है, -1, माइनर बताइए M32, तो M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया मैंने, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद में देखिए 3 - 0 तो 3 हो गया, और C32 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस पोजीशन पर था। अगला है प्लस पोजीशन पर, कौन लास्ट A33, तो A33 पहली बात तो है कितना 1, M33 क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 - 0 मतलब 1, और C33 क्या आ गया अपने पास में, C33 इज इक्वल टू 1 आ गया। मैंने क्या किया है, सभी एलिमेंट्स के याद कर लिए, माइनर्स और कोफैक्टर, ये तो हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और उनके माइनर और कोफैक्टर्स। फिर उसके बाद में ये वाले हो गए सेकंड रो के एलिमेंट्स और उनके माइनर तथा कोफैक्टर्स, और ये नीचे वाले तीनों हो गए थर्ड रो के एलिमेंट्स और उनके माइनर्स और कोफैक्टर्स। ये सब मैंने क्यों फाइंड आउट किए, ये इसलिए किए कि मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट लिखने वाला हूं। नंबर 1 कुछ बातें लिखूंगा मैं। नंबर 1 क्या है, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दिए, A11 A12 A13, ओके, और इनके ही कोफैक्टर मैंने यहां पर लिख दिए, C11 C12 C13, और फिर इनको ऐड कर दिया। ध्यान दीजिए मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं यहां पर। अगर ऐसा मैंने किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिएगा A11 यानी 1, इसके बाद में A11 के साथ C11 -2, A12 1, C12 12,
A13 2, C13 -4। बताइए ये क्या रिजल्ट मिला? 12, देखो ध्यान से, 12 -8 -2, 12 में से क्या घट गया? 10 घट गया, तो बचा अपने पास में कितना? 2। क्या ये 2 आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी? अच्छा, एक बात सोचिए, इसकी जगह पर C11 की जगह पर मैं M11 भी लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं -M12 भी लिख सकता हूं, और इसकी जगह पर मैं M13 भी लिख सकता हूं। मतलब अगर आप माइनस लिखते हो तो आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, कोफैक्टर्स लिखते हो तो नहीं रखना है, क्योंकि कोफैक्टर्स में तो जो माइनस प्लस है वो ऑलरेडी एडजस्ट होने के बाद में ही आते हैं कोफैक्टर्स। ऐसे ही मैं नंबर 2 की बात करूं कि आपने सेकंड रो के एलिमेंट लिख लिए, A21, A22 और A23, और यहां पर C21, C22 और C23, ठीक है। सेकंड रो के एलिमेंट्स और उन्हीं के कोफैक्टर्स लिखे। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स कहां कहां है देखिएगा। सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 0, साथ में इसका कोफैक्टर कितना है? 1, प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 1, इसका कोफैक्टर क्या है? -7, प्लस सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है 3, इसका कोफैक्टर क्या है? 3। आपके पास में क्या मिला देखो, 0 -7 प्लस के 9 मतलब 2 मिला, मतलब डेल्टा ही मिला क्या? अच्छा, इनकी जगह पर ये जो आपने कोफैक्टर लिखा है, क्या मैं इसकी जगह पर -M21 लिख सकता हूं? क्या C22 की जगह पर मैं प्लस का M22 लिख सकता हूं? और C23 की जगह पर -M23 लिख सकता हूं? क्लियर है? अब ऐसे ही नंबर 3, थर्ड रो के एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं, थर्ड रो यानी 31, 32 और 33, और साथ में कोफैक्टर्स ले रहा हूं, इन्हीं के कोफैक्टर्स C31, C32, C33। नई बात नहीं है ये। अब देखिए ये क्या मिलेगा, C31 4 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में -3 प्लस 1 इंटू 1, ये देखिए कितना हो गया, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 -3 2। क्या ये डेल्टा ही मिला क्या? डेल्टा की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं सारे फॉर्मूले से। अच्छा जी, इसकी जगह पर देखिए C31 है, इसकी जगह पर मैं M31 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं -M32 लिख देता हूं, जहां पर विषम आ रहा है इनका योग वहां पर माइनस, और ये -M33। मतलब यहां से क्या निष्कर्ष निकला, ये लंबी चौड़ी बात हो रही है लेकिन बहुत ही काम की बात है, कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो के एलिमेंट्स को उनके संगत कोफैक्टर्स, यानी किसी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ते हैं, तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बात हम करते हैं। अच्छा, कोफैक्टर से साथ में अगर माइनर है तो ऐसे केस के अंदर अपने को वो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम आपने लिखा है, इस पूरे सिस्टम की जगह पर मैं क्या कर देता हूं, इसे तो हटाता हूं। आपको ये नोट कर लेना, साथ साथ पूरी चीज समझनी है। और मैं बहुत ही शॉर्ट में, जो आपका पहला यहां पर नियम भी बन जाएगा अपने लिए, कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सिग्मा A1i M1i, या J ले लो चलो काम में यहां पर, और J इज इक्वल टू 1 to N, M नहीं सॉरी C ले। तो क्या ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी क्या? चेक करके देखिए, J की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 1 1 1, तो A11 C11। J की वैल्यू 2 लिखोगे तो 1 2, जैसे N लिख रहा हूं मैं यहां पर हमारे पास में जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट थी वो 3 ऑर्डर की थी, तो 1 से 3 हो गया। अगर 4 ऑर्डर की होती तो 1 से 4 तक, तो ये ऐसे हो जाता क्या, 1 1
A11 C11, J की वैल्यू 2 लेने से A12 C12, J की वैल्यू 3 लेने से A13 C13, इनका जब आप सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आपने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करो, आप सेकंड रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, या आप थर्ड रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, आप फोर्थ रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ith रो जो है उसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो क्या खुद का खुद के साथ में अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे केस में जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्या ये जो रिजल्ट होगा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ही आएगी क्या? ठीक है ना। जनरली ज्यादा बेहतर आप ऐसे रखेंगे, फर्स्ट ही रखो कि ये फर्स्ट रो के लिए। अच्छा, आप सेकंड रो वालों को लिखना चाह रहे हो तो ऐसे केस में आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा ए सेकंड और फिर यहां पर जे लगा दिया, सी सेकंड जे लगा दिया और जे की वैल्यू 1 से n। आप थर्ड रो के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, सिग्मा ए 3j और सी 3j और j की वैल्यू 1 से 3। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज, अगर मैं ये सी न रखना चाहता हूं, सी न रख करके मैं कोई A1j और इसकी जगह पर M1j लिख देता हूं, तो कोफैक्टर लिख दिया, तो इसका मतलब पीछे हमें सॉरी कोफैक्टर की बजाय अगर माइनर लिखते हो तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं यहां लिए लगा देता हूं -1 की पावर 1 प्लस j, ध्यान देना, और A1j C1j और j की वैल्यू 1 से n तक। अभी हमने जो डिटरमिनेंट लिया था वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का था, तो 1 से 3 तक। आप देखिए यहां पर i j मत लिखो, आप 1j, एक तो रो फिक्स कर दी। अगर आप अपना सेकंड रो काम में लेना चाहते हैं तो यहां आ जाएगा 2j 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 2j, j की वैल्यू 1 से n तक। ठीक है। आप थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहते हैं तो j इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 3j, यहां 3j और j इक्वल टू 1 to n। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास में बन गया। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात, फटाफट नोट कर लीजिए, जिस प्रकार से मैंने रो का काम किया है सेम ऐसे ही आप कॉलम के बारे में भी सोचेंगे कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिखूं मैं। यहां पर 3 हो गए थे ना, वो चौथा ले रहा हूं मैं। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिखना चाह रहा हूं मैं। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट A11 A21, देखिए याद करें, फर्स्ट कॉलम में A11, फिर उसके नीचे A21 और फिर नीचे A31, और साथ में इनके कोफैक्टर्स C31, तो भी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। देखिए चेक कर लीजिए, A11 की जगह लिखो 1, A21 की जगह पर आप लिखिए क्या, A21, ये रहा 21 की जगह पर लिखेंगे 0 और A31 की जगह पर आप लिख देंगे 4। अब इनके कोफैक्टर्स, A11 का कोफैक्टर्स क्या है, -2, इसका कोफैक्टर क्या है 21 का 1, और इसका कोफैक्टर क्या है 4 का 1। तो बताइए ये क्या हो गया, -2 + 0 + 4 2, यानी ये भी डेल्टा ही हो गया। इसी प्रकार से यहां पर C11 लिखा है, क्या मैं इसको M11 लिख सकता हूं, या C21 लिखा हुआ है इसको मैं -M21 लिख सकता हूं, या C31 लिखा हुआ है इसको मैं -M31 लिख सकता हूं। ऐसे ही आप पांचवा और छठा, मतलब सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लेना, उनके कोफैक्टर्स लेना, ऐड करना, देखोगे आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है। तो संकेत रूप में लास्ट के अंदर आप ऐसे लिख देंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू, जैसे यहां पर आप देखिए, जैसे इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा AI1, कॉलम तो फिक्स कर दिया ना, फर्स्ट कॉलम, सब जगह पर आप देखिए आगे वाला जो है वो 1 ही है। ठीक है, I1 और CI1, I की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर इसमें 3 तक थी, मैं n लिख देता हूं, अगर n ऑर्डर की होती तो इस प्रकार से आ जाता। और फिर इसी को अगर आप माइनर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, समेशन AI1 CI1 और -1 के ऊपर पावर I + 1
और i की वैल्यू 1 से n तक। ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, अगर आप सेकंड कॉलम के लिए, इसके लिए अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 1 की जगह 2 आ जाएगा। थर्ड कॉलम के लिए लिखेंगे तो 1 की जगह पर 3 आ जाएगा। ये कब आता है, जब आप यहां पर माइनर लिखते, सॉरी यहां पर क्या लिखते हो, माइनर। माइनर में प्लस माइनस लगाना होता है, कोफैक्टर में ये ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो चुका है। तो ये ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए। ओके, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। अब जो बात करने जा रहा हूं आगे मैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग किस प्रकार से है देखिएगा। इंटरेस्टिंग ऐसे है, 6 हो गए ना, 7वां। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, A11, A12, A13, ठीक है। और सेकंड रो के कोफैक्टर ले, सेकंड रो के कोफैक्टर, सेकंड रो मतलब A21, C22 और C23। मतलब रो तो आपने ये वाली ले ली और कोफैक्टर इन एलिमेंट्स के ले लिए सेकंड रो के। और अब आप इनको ऐड करके देखिए क्या मिलेगा। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, ठीक है, दूसरा एलिमेंट भी 1, तीसरा एलिमेंट 2। ये तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। फिर मैंने क्या किया, कोफैक्टर्स किसके लिखे, दूसरी रो के। दूसरी रो में 2 1 आता सबसे पहले, इसका कोफैक्टर देखे क्या है, 1 है। इसका सेकंड रो का, इसका 2 सेकंड 2 2 का कोफैक्टर -7 है। और इसका कोफैक्टर देखिएगा, ये है अपने पास में 3। देखो देखिए क्या आया, 1 × 1 1, -7 + 6 6 + 1 7 7 - 7 0। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। ऐसे ही देखिएगा, मैं एलिमेंट्स तो ले रहा हूं फर्स्ट रो के ही, और कोफैक्टर्स थर्ड के ले रहा हूं, 3 1 3 2 3 3। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स वही है 1 1 और 2, ठीक है। और कोफैक्टर्स थर्ड के ले रहा हूं, तो थर्ड का पहला कोफैक्टर क्या है, 1। दूसरा क्या है, -3। तीसरा क्या है, 1। अगेन 0। मतलब क्या निकला कि अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ में खुद के कोफैक्टर लेते हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगी, आपको सारणिक का मान मिल जाएगा। अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ सेकंड रो के कोफैक्टर या थर्ड रो के कोफैक्टर लेते हो तो डेफिनेटली 0 मिलने वाला है हमें। बात क्लियर हो रही है। अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो के कोफैक्टर्स या फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के कोफैक्टर्स लेते हो तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली हमेशा 0 मिलेगा। ऐसे ही जरूरी नहीं है फर्स्ट पर ही अप्लाई हो। अच्छा, अब वो तो चीज समझ ही गए होंगे आप, कोफैक्टर्स की बजाय अगर माइनस लेते हो तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। कोफैक्टर्स की बजाय माइनर्स अगर यूज करते हो, जैसे मैं यहां पर M21 M22 C22 यूज करना चाहूं तो मुझे यहां पर क्या माइनस लगाना पड़ेगा, यहां प्लस और यहां माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर अगली कैलकुलेशन देखिए, A21 A22 A23, मतलब मैंने कौन से रो के एलिमेंट्स लिए हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स लिए हैं, और कोफैक्टर्स मैं पहले वाली के ले रहा हूं, मान लो C11 C12। ऐसा भी नहीं है जैसे रोल ये ऐसे डिटरमिनेंट बना था, ये रो ले ली तो इसके साथ में ये वाला कोफैक्टर, इसके साथ में ये वाला कोफैक्टर, इसके साथ में इसका कोफैक्टर, समझ रहे, संगत। तो अब बताइए, अगर A21 की वैल्यू लिख दो फटाफट 0, ठीक है। फिर उसके बाद में A22, तो A22 की वैल्यू लिख दिया आपने 1 और A23 की वैल्यू -3। अब C11 की वैल्यू -2, C12 वैल्यू 12 और C13 वैल्यू -4। बोलो जी, 0 + 12 माइनस, गड़बड़ होगी कहीं होगी, -3 थोड़ी, ये एलिमेंट कितना है, प्लस का 3 है, A23 + 3 है। अब देखिए 12 - 12 कितना आया, 0।
ऐसे ही अगर आप सेकंड रो के साथ में थर्ड के कोफैक्टर्स लोगे तो भी 0 आएगा, थर्ड के साथ में फर्स्ट के कोफैक्टर लोगे 0 आएगा, थर्ड के साथ में सेकंड के कोफैक्टर्स लोगे 0 आएगा, थर्ड के साथ में थर्ड के फैक्टर लोगे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगी। ऐसे ही कॉलम में फर्स्ट कॉलम के साथ में फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स लिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ गई, फर्स्ट कॉलम के साथ में सेकंड कॉलम के कोफैक्टर लिए 0, फर्स्ट कॉलम के साथ में थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स लिए 0। तो मैं यहां से जो आपने ये कुछ लिखा है इसके ऊपर डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, कि सिग्मा, ध्यान देना इधर पूरा, A1J मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लिए, J की वैल्यू 1 से n तक है, ठीक है, और C2J मतलब सेकंड रो के कॉलम ले लिए, सॉरी कोफैक्टर्स ले लिए, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला, ठीक है। और ज्यादा बेहतर तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो यहां मैं ऐसे लिख देता हूं M1 या M और N लिख दिया मैंने, बस इतना लिख दो कि M इज नॉट इक्वल टू N। अगर M और N इक्वल हुए, चलो ऐसे बना ही लेते हैं ना अपनी, बहुत ही अच्छा तरीका निकल के आ गया सामने। देखो कैसे, कि सबसे पहले यहां पर ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा A MJ CNJ, ठीक है, और J की वैल्यू है 1 से लेकर के, ये थोड़ा सा अजीब लगे तो इसको स्मॉल m और इसको कैपिटल M लिख लेना, या कैपिटल M से कंफ्यूज होगे। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर अल्फा और यहां बीटा ले लेता हूं, मतलब अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, ठीक है, और J की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। अब देखो ये चीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट, जब अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो जैसे यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, मतलब पहली रो है और पहली के कोफैक्टर है, तो आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्लियर हो गई ना बात, अलग अलग रो की बात ही नहीं करनी पड़ेगी। एक बार तो मैंने यहां पर अल्फा की जगह 1 ले लिया, बीटा की जगह भी 1 ले लिया, तो 1 1 मतलब फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही यहां से आप ये भी बता सकते हैं, ये मिटा रहा हूं अब सब कुछ, समझने वाली बात समझ गए आप, कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स जो हैं वो खुद के कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगी, और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ में अगर होंगे तो आपको मिलेगा 0। I इज इक्वल टू 0 से n, इस बार मैं ऐसे ले रहा हूं, A I अल्फा और C I बीटा। अगर यहां से अगर I अल्फा और बीटा इक्वल हुए, लिखने का ये तरीका सबसे बेस्ट रह गया। और एक तरीका, एक बात है जिसमें अल्फा और बीटा इक्वल नहीं, अल्फा और बीटा सेम होने का मतलब यहां से फर्स्ट कॉलम, यहां से फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स, ठीक है, तब तो आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होगा, तब आपको मिलेगा 0, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, -1 की पावर बीटा प्लस J M बीटा J, और इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो, -1 की पावर I प्लस बीटा और M I बीटा, ऐसे लिख लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको इस प्रकार से समेशन फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल जाता है और हम सोचना ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बेवजह ही। ठीक है डियर, तो एक तो ये चीज हो गई, इसे हम प्रॉपर्टी में ही शामिल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा ए, समझिएगा, एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ऐसे है A11 A12 A13 डैश 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 A1n,
A22 21 22 23 डैश 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 A2n, ठीक है। और ऐसे A31 A32 A33 डैश 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 A3n, और नीचे AN1 AN2 AN3 डैश 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 ANN। मतलब बात यह है कि हमें एक n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके। अच्छा, अब मैं एक काम करूं कि इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स थे मैंने सभी के कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। मतलब C11 के लिए ये C11 कर दिया, ठीक है। यहां पर C12, यहां C13, यहां C1n, ओके। अच्छा, फिर यहां पर C21 C22 C23, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। C2n C31 C32 C33 C3n डैश 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 CN1 CN2 CN3 और CNN। मतलब मैंने क्या किए, जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को तो वहां से हटाया और उनकी जगह पर क्या लिख दिए, उनके कोफैक्टर्स लिख दिए, और कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी उसको मैं C नाम दे देता हूं। बात क्लियर है? कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है कि अगर इस C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं तो क्या एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगी क्या? यही होता है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं अपन कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को वहां से हटाते हैं, उनकी जगह पर कोफैक्टर लिखते हैं, और कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज लेने पर क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए आता है। क्लियर? अब यहां से जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ऐसा सा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। बात समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ c की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 के इक्वल होगी। मतलब यह है कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हटाया और उनकी जगह पर कोफैक्टर्स लिख दी, आगे कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसको C नाम दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि C की डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो A की डिटर्मिनेंट वैल्यू की पावर n-1 होगी। अब सवाल सोचने वाला है, अच्छा है, समझिए एक चीज। तो इसमें तो मुझे किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स C बनी है ये C का ट्रांसपोर्ट एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होगा। तो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो क्या ऐसे कह सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C हो जाएगा क्या? भाई ऐसे तो है कि C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर एडजॉइंट ऑफ A आती है, तो एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज लेने पर क्या आएगी, C आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, तो इस फॉर्मूले से क्या आप इस प्रकार से नहीं जा सकते कि एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास में हो गया C एडजॉइंट ऑफ A, यानी यहां पर देखिए एडजॉइंट ऑफ A की जगह पर मैं लिखा C के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, ठीक है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज की वैल्यू और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सेम ही होती है, तो क्या ये अपने पास में डायरेक्ट मिल गया क्या, n-1? आप ये चीज तो समझ गए होंगे, ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल ही होती है। कैसे भाई, देखना इधर, एक है 1 2 3 4, डायरेक्ट बताओ, देखिए 4 - 6 - 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 को लिख दिया ऐसे, 3 4 को लिख दिया ऐसे। अब करो 4 - 6 - 2। ट्रांसपोज लेने पर डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आपकी बुक में इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखना आप राजस्थान बोर्ड की बुक में, वहां पर सिर्फ इतना सा फर्क किया इसने कि स्मॉल c की बजाय इसने क्या कर दिया, कैपिटल A काम में लिया है, यहां पर कैपिटल A11, कैपिटल A212, कैपिटल A13। तो
ये लिखने की बात है कि इतना बड़ा इसने दे रखा है, बाकी एक्चुअली आप जैसे ही इससे ये बनाओगे तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इस सी का ट्रांसपोज लेने पर ही तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, अच्छे से जानते हैं ये बात। और एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है? सी के ट्रांसपोज के इक्वल है। सी के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू और सी की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन अपने पास में यहां से एक दूसरा तरीका भी है। वो तरीका किस प्रकार से कैसे है, देखिए कि भाई पहली मैट्रिक्स ए थी, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को, पहली मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? A11, A12, A13, चलो n तक थी, मैं 3 तक ही ले लेता हूं इसको, ठीक है। A22, A21, 22, 23, A31, 32 और 33, ठीक है। दूसरी जो इसके डिटरमिनेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? C11, C12, C13, C22, C21, 22, 23, 31, 32, 33, ओके। अच्छा, इसका अभी आपने देखा रो और कॉलम चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं आपसे कहूं डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ सी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया आपने, A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, A31, हालांकि हमें दी गई मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n ऑर्डर की है, मैं 3 क्रॉस 3 की मान करके सोल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। 31, 32, 33, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। मैंने क्या किया है बताओ? देखिए इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है, हमें पता है, तो इसकी बजाय ये लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही तो होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से A11 C11 से मल्टीप्लाई हुआ, A12 C12 से, A13 C13 से, मतलब खुद का खुद के साथ ही हो रहा है क्या? और जब खुद का खुद के साथ में होगा तो क्या मिलेगा आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खुद ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं, ये आपस में जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जब बात आएगी, ये एलिमेंट किसके हैं? फर्स्ट रो के, और ये कोफैक्टर कौन सी रो के हैं? सेकंड के। तो जब फर्स्ट रो के फैक्टर्स एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? 0। ऐसे ही ये फर्स्ट रो के, ये थर्ड के साथ में 0। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, सेकंड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स 0। फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड रो के कोफैक्टर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। अब सोचो ये तो 3 क्रॉस 3 का मान लिया अपन ने, तो आया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। अगर ये n क्रॉस n का मानते तो आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो हमें ये मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। बात समझे? तो अब यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? n-1। ये अपने को प्रूव करना था। बात सीधी सी ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हटा करके उनकी जगह पर कोफैक्टर्स रख दिए जाए, उन्हीं के कोफैक्टर्स, मतलब जैसे 1 1 का एलिमेंट हटाया उसकी जगह पर 1 1 का कोफैक्टर, ये इस बात पर मैंने इतना टाइम इसलिए स्पेंड कर दिया क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया, ठीक है। वहीं से एडजॉइंट के बारे में भी बात की जाती है, उसी सी का ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट आता है, और एडजॉइंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो जब इसकी बात ही चल गई है तो मैं एडजॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे छोड़ भी दिया था अपन ने, वो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आज वापस। सिर्फ एक क्वेश्चन और लेंगे।
एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज खूब सारी पढ़ी थी, अभी वीडियो इतना बड़ा हो गया। आज आपने जो सीखा वो सिर्फ इतना सा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए खास बातें जो है वो क्या होती हैं कि अगर उसकी रो के एलिमेंट्स को खुद के कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिल जाएगी, और किसी दूसरे के साथ में कर देंगे तो जीरो मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन जो कि जेई का है आपके सामने लिख रहा हूं। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, याद होगा आपको। जब एडजॉइंट का जिक्र आ गया तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं इसको आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फटाफट लिख लीजिए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यदि ए 3 क्रम की एक वर्ग अवयव हो तथा B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A and determinant of A is equal to 2, then find adjoint 3AB, adjoint 3AB लिख लेंगे आप। यदि ए एक 3 क्रम का वर्ग अवयव है तथा बी एक मैट्रिक्स है जो कि एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को बी नाम दे रखा है इसने, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ 3AB। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, याद होगा आपको। मैं इधर प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, अगर याद नहीं है तो वापस रिकॉल कर लेना आज। एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अगर किसी कांस्टेंट आ जाता है तो इस कांस्टेंट के ऊपर पावर कितनी लग जाती है, n-1, एडजॉइंट ऑफ ए। नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैं आज प्रॉपर्टीज पर नहीं जा रहा क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर प्रॉपर्टीज बात करेंगे एक साथ। अभी 2-4 प्रॉपर्टी हो पाएंगे, ऑलरेडी वीडियो जो 40-45 मिनट का तो हो चुका है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टीज पर न जा करके ये क्वेश्चन ले लेता हूं। जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या, आप एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हो। इसी प्रकार से ये भी जानते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, या फिर ऐसे उल्टा भी हो सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है पहले, तो यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट 3AB। अब आप इसको AB को तो अलग ही समझो और ये समझो कि ये K है, तो सबसे पहले तो इस K को निपटाओ। K के ऊपर पावर क्या आ जाती है, n-1, तो यहां पर K है 3 और n यानी ऑर्डर 3 है तो 3-1, और एडजॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब देखो 3 की पावर कितनी होगी, 3-1 2, तो 3 की पावर 2 9। एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अच्छा ये भी आपको पता है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ B और इसकी जगह पर B। अब ये देखो A एडजॉइंट ऑफ A होता है डिटरमिनेंट ऑफ A I, A एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, तो यहां पर भी तो ऐसा ही है, ठीक है। बात अच्छे से समझिएगा। क्या यहां पर आप ये कह सकते हैं 9 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू I, सोचिए ये वाला यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, बस A की जगह B तो है। अब जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ B, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की जगह पर मैं लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। समझ रहे हो कि नहीं, बी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। और अभी अभी हमने यूज भी किया है
और ये हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये एक्चुअली वो सी का ट्रांसपोज ही तो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1i। अब बताओ 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या है 2 की पावर 3 - 1 आई। अब 3 - 1 2, तो 2 की पावर 2 4, 9 चौक 36, मतलब 36i हो गया। 36i से मेरा मतलब कैसे है कि आपको इस प्रकार का रिजल्ट मिलने वाला है 36 0 0 0 36 0 0 0 36। ये 36i है क्या, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। फटाफट इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास। पिछले लेक्चर में भी माइंड में चल रहे थे ये क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन आज जब बात चली एडजॉइंट ऑफ ए की तो मैं ये दोनों क्वेश्चन करवा देता हूं। ये दोनों एक पिछले साल और एक उससे पिछले साल, वो एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन जेई में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है, इफ M is a 3x3 मैट्रिक्स, यदि कैपिटल M जो है वो 3x3 का एक अवयव है, वेर जहां डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1 एंड M का ट्रांसपोज इनटू M इज इक्वल टू I, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इज इक्वल टू 0। फटाफट हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लीजिए, यदि M एक 3x3 क्रम का अवयव है जहां डिटर्मिनेंट ऑफ है, DET से लिख दिया या ये ऐसे लगा के लिख देता, डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1 और M मैट्रिक्स ऐसी है जिसके ट्रांसपोज को M से मल्टीप्लाई करने पर I आ जाए। ये तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू नहीं दे रखी थी, उसकी जगह मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये कंसेप्ट होता ही है। तो जितने सारे ये प्रॉपर्टीज जब लिखाता हूं मैं, ऐसे डिटर्मिनेंट की खूब सारी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हमने यहां देखी है, उनमें भी डिटर्मिनेंट काम में आ रहा है। तो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे पास में स्थिति, हाँ हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लीजिए, यदि M एक 3x3 क्रम का अवयव जहां डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 1 एंड M का ट्रांसपोज इनटू M इज इक्वल टू I, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर I आएगा, ठीक है। देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I की, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यू फाइंड करनी है, बताइए क्या कर सकता हूं मैं, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, डिटर्मिनेंट M माइनस I की जगह पर मैंने लिख दिया M का ट्रांसपोज इनटू M। बताइए क्या यहां मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं या नहीं। I किसके इक्वल है, M का ट्रांसपोज इनटू M। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको, तो देख लीजिए पूरी सीक्वेंस को ध्यान से देखिए। I की जगह पर मैंने लिख दिया M का ट्रांसपोज इनटू M। फिर अब आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट M कॉमन आ रहा है यहां पर। अब आप क्या सोचेंगे, यहां बच गया 1 माइनस M की पावर t, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। 1 नहीं बचता है मैट्रिक्स में I बचता है। एक्चुअली हमने क्या किया होगा, ये पहले लिखा हुआ था M, मैंने इस M को लिख दिया I इंटू M। पता है ना आपको, I के साथ में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने M को, एक समझो इसको, I इंटू M लिख दिया। अब आप देखिएगा कि अगर मैं M कॉमन लेता हूं तो क्या मुझे इसी प्रकार से, अच्छा दूसरी चीज और समझने वाली बात, M सेकेंड पोजीशन पर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा, डिटर्मिनेंट I माइनस M का ट्रांसपोज इनटू में M, इधर लिखूंगा मैं इसको। अब आप सोचो, ये तो है A, दो मैट्रिक्स का अंतर क्या होता है, एक मैट्रिक्स ही होती है। ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं A नाम दे रहा हूं, और ये दूसरी मैट्रिक्स है B नाम दे रहा हूं इसको।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आप देख लेना पीछे हमने ऐसे ही लिखा है इसको, ओके। तो जैसे ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट आई माइनस एम का ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम। और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एम की जो वैल्यू है वो आपको 1 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है या नहीं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है आई, इस आई के ऊपर मैं अगर ट्रांसपोज लगा दूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? हमें पता है, देखो 1 0 0 1 ये आई है, मान लो 2 क्रॉस 2 का, इसका ट्रांसपोज भी तो यही होता है। ट्रांसपोज लगाने से मुझे बेनिफिट क्या मिला? डिटर्मिनेंट आई माइनस एम और इसके ऊपर ट्रांसपोज। बात समझ रहे हैं? आई माइनस एम और उसके ऊपर ट्रांसपोज। अब जैसे ही ये मिला मुझे आई माइनस एम के ऊपर ट्रांसपोज, क्या आपको ये भी पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज की वैल्यू उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है? अभी भी यूज किया अपन ने ये वाला सिंबल और डीईटी एक ही बात है ये तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई माइनस एम के इक्वल ही आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, ऐसा है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया m माइनस आई, हाँ या नहीं? अच्छा, m माइनस आई बन गया। अब ये माइनस है, इसको क्या मैं -1 बोल सकता हूं? इसको एक बार a समझो और बताओ मुझे, k इंटू ए होता है तो क्या k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं क्या अपन? तो यहां पर क्या है, k का काम कर रहा है -1 और a का काम कर रहा है m माइनस आई, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 की पावर n क्या है? ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई। अब देखो ये -1 की पावर 3 माइनस हो गया क्या? माइनस डिटर्मिनेंट m माइनस आई। अब सोचो, डिटर्मिनेंट m माइनस आई इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट m माइनस आई। इसको जब इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट m माइनस आई इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट m माइनस आई इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। तो अगर सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होंगी तो ही आप ये सब कर पाओगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो मैंने पीछे के छोड़े हुए थे, उनको ले लिया बीच में। हालांकि अभी हम प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ रहे हैं। आई होप आप जो अपने आरबीएससी बुक की जो चैप्टर नंबर 5 है उसको आप कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बहुत 5-7 मिनट के अंदर हो जाएंगे, वो ट्राइंगल का एरिया और ये सारी चीज़ें। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इशू ही नहीं है। मैन आज का जो ध्यान रखने वाला पॉइंट था वो सिर्फ एक ही था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर खुद के कोफैक्टर्स या माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके माइनस सभी बोलेंगे तो इसका मतलब ऑलरेडी प्लस माइनस का ध्यान में रखेंगे, ऐड करेंगे, सम करते हैं तो हमेशा जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलती है। और किसी दूसरे के साथ में लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। मेन तो पॉइंट वो था। उसके बाद में हमने वो क्वेश्चन कर लिया, सी के ट्रांसपोज जो एडजॉइंट होता है, यानी सी की जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, मतलब यह है कि यदि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हटा करके उनकी जगह पर कोफैक्टर्स लिख दिए जाएं और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड किए जाए तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर आपकी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 हो जाएगी। अगर आपकी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1 हो जाएगी, 2 - 1, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप क्वेश्चंस करते रहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कीजिए, पीछे के जो क्वेश्चंस है वो भी निपटाते रहो, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाना शुरू हो रहे हैं। जैसे आज वाले ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये हालांकि पहले ही करवा देने चाहिए थे, फिर भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपको क्या करते हैं, देखते ही छोड़ने वाले आदत है, वैसा नहीं है। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस फेस करते हो तो थोड़ा सा सोचा करो कि ये कोई बाहर के से नहीं है, ये हमारे द्वारा पढ़े गए कंसेप्ट से ही हैं, बस उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब साथ में सामने करवाता हूं मैं तो उसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए तो इतना ही। कल एक फिर नए वीडियो के साथ में जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और याद रखिएगा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जहां से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज वही, एक रो को दूसरे रो में ऐड कर देना, किसी से कॉमन ले लेना, लेकिन वो नए तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।